आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल से जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। कुछ का मतलब अभी फिर से कहूंगा कि 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए आने वाले वक्त में आईसीआर की जेआरएफ, एसआरएफ या एसआरबी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है। इस वीडियो से पहले की वीडियोस के अंदर हमने सॉइल फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे। उसके बाद सॉइल केमिस्ट्री के 2 वीडियोस के रूप में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे थे। एमसीक्यूज के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर सकें और एग्जाम के लिए और बेहतर रूप में प्रिपेयर हो सकें, राइट। तो अगेन हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिवाकर खत्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि द टर्म पीएच वाज कॉइन्ड बाय द डेनिश साइंटिस्ट जिसका नाम है सोरेनसन 1909, जो कि मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है। आप भी जानते होंगे कि सोरेनसन ने क्या दी थी, सॉइल पीएच टर्म दी थी 1909 के अंदर दी थी। अच्छा, जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप मुझे बताएं कि पीएच इन्होंने दी थी तो पीएफ किन्होंने दी थी, पीएफ किसी ने दी थी तो पीई किसने दिया था कॉन्सेप्ट, है ना। और साथ में जो भी अलाइंड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि और भी कोई टर्म्स है, जैसे कि मैं पूछूं आपसे माइकोराइजा टर्म किसने दी थी, है ना, माइकोराइजा। और साथ में मैं आपसे पूछूं राइजोस्फीयर टर्म किसने दी थी, है ना, बहुत ही कॉमन से टॉपिक है। फाइलोस्फीयर किसने बताया था, फाइलोस्फीयर किसने बताया था, है ना। तो इस तरह की चीजों को साथ साथ में अलाइन करते चलें, तब आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी रह पाएगी। इन सभी मैंने आई थिंक तीन तीन दो पांच, है ना, 5 साइंटिस्ट के नाम पूछे हैं, आप मुझे 10 बताइएगा, है ना। कुछ और भी साथ साथ में जो भी आपको दिमाग में याद आए, है ना, तो उन सभी टर्म्स से रिलेटेड साइंटिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पता चलेगा आपको भी कि आपको कितने और साइंटिस्ट याद हैं अच्छे से, राइट। उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं हम, है ना। चलो लगे हाथ, अगर मैं पूछ रहा हूँ तो ऐसे यार जो होता है एडजस्टेड ऐसे यार, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इस तरह के साइंटिस्ट और आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है वेयर एज द गैलेस्पे एंड हर्स्ट जो है उन्होंने वर अमंग द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है कंप्लीट? आधा तो मैंने कह दिया आपको सही है, आधा और अपने आप से जज करिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए कि सॉइल पीएच रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन एक्टिविटी, नॉट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन एक्टिविटी ऑफ सॉइल solution which is known as the active acidity and does not measure the undissociated or potential acidity. क्या लगता है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? एक सही है, एक गलत है। जो भी हो अपना कॉपी में एक आंसर लिख लीजिए। मैं हमेशा कहूंगा हर वीडियो की तरह आप 1 to 30 अपने कॉपी में काउंटिंग लिख के अपनी तरफ से एक आंसर अपने आप गेस करिए। उसके बाद सोचिए कि वो आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर इज ऑफ कोर्स फर्स्ट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बिल्कुल, ये जो हमने कहा कि डज नॉट मेजर द अनडिसोशिएटेड पोटेंशियल एसिडिटी, यानी किसकी बात चल रही है? रिजर्व एसिडिटी की बात चल रही है। रिजर्व एसिडिटी, रेजिडुअल एसिडिटी भी इसे कहा जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन्हें अच्छे से याद रखना जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। फटाफट से इसका आंसर मैं जानता हूं आपका बिल्कुल सही होगा। ये आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फेरस डेफिशिएंसी किन क्रॉप्स में देखी जाएगी? किन क्रॉप्स में नहीं, बल्कि हम कहेंगे किस तरह की मिट्टी में देखी जाएगी। कैलकेरियस एल्केलाइन में देखी जाएगी, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में देखी जाएगी, एसिडिक सॉइल में देखी जाएगी, या न्यूट्रल सॉइल में देखी जाएगी? बताइए। 5 4 3 2 1। आई होप अपना आंसर अपने कॉपी में लिख चुके हैं आप। मैं बता रहा हूँ, आंसर इज राइट फर्स्ट, कैलकेरियस या एल्केलाइन सॉइल्स के अंदर देखी जाएगी। फेरस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी की बात चल रही है। फेरस डोमिनेंट कहाँ होता है? फेरस और एल्यूमिनियम जो है हम देखते हैं एसिडिक सॉइल के अंदर ज्यादा होते हैं। बच्चा बच्चा जानता है ये बात, है ना। पीएच जब 7 से कम जाती है, या स्पेसिफिकली हम कहें एल्यूमिनियम डोमिनेट करता है 4.5 से नीचे, है ना, 4.5 से नीचे चले जाती है तो एल्यूमिनियम ज्यादा डोमिनेट है, एल्यूमिनियम आयन ज्यादा होने लगते हैं, फेरस आयन भी ज्यादा होने लगते हैं। ये कह रहा है कमी कहाँ होगी? कमी वहां होगी जहाँ पे पीएच 7 से ज्यादा हो। पीएच 7 से ज्यादा, क्या सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की पीएच 7 से ज्यादा होगी? अब स्पेसिफाई करता अगर एल्किली सॉइल, एल्केली अगर स्पेसिफाई करता तो हम इसे चुनते। अभी नहीं चुन रहे, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल बोल दिया खाली, तो उसमें तो सलाइन भी आती है, तो इसको छोड़ देते हैं। एसिडिक सॉइल में तो डेफिशिएंसी नहीं बल्कि ज्यादा होता है, न्यूट्रल सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी होती नहीं है। तो भैया आंसर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। काम की बात क्या याद रखेंगे? काम की बात याद क्या रखेंगे कि लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस क्या होता है? लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस क्या होता है? कुछ हिंट मिल रहा है? क्यों मैं इस जगह पे इसको बता रहा हूँ? लाइम इंड्यूस्ड मतलब ज्यादा लाइम डालने के कारण, जब आप लाइम ज्यादा डालोगे तो पीएच 7 से ज्यादा चली जाएगी। ज्यादा लाइम डालने के कारण, फेरस की कमी होने के कारण, फेरस मतलब आयरन की कमी होने के कारण जो क्लोरोसिस देखेंगे आप, लाइम के कारण जो इंड्यूस हुआ है क्लोरोसिस, उसे लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस कहते हैं, जो कि कैलकेरियस है, एल्कली सॉइल में, एल्कलाइन सॉइल में देखा जा सकता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर मुझे बताइए, मुझे कैसे बता सकते हैं।
अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, या जैसे मैं कह सकता हूँ CCE, नाम तो सुना ही होगा। CCE मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट आपसे अगर पूछा जाए तो बताइए उसका एक सही ऑर्डर क्या होगा। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ आपको। आंसर इज थर्ड। आंसर थर्ड दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होता है। अरे क्यों कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा बताया गया है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 179। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है, इसमें हाई लगी हुई है, 36 का आंकड़ा है, 136 है। डोलोमाइट, डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट का कितना होता है। डोलोमाइट इज इमरजेंसी के अंदर 108 याद रखते हैं हम। डोलो, डोलो 360 ऐसा करके एक जो टैबलेट आती थी वो इमरजेंसी में दी थी। इमरजेंसी में क्या नंबर लगाते हैं अपने मोबाइल में, 108 लगाते हैं। सर क्या घटिया ट्रिक्स बनाई है आपने। बिल्कुल मेरे काम आती है, तो मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ। कैल्शियम सिलिकेट यानी बेसिक स्लैग की बात चल रही है, बेसिक सी बात है, कुछ 86 जितना याद रख लीजिए। कुल मिला के आपको ये तीनों CCE, चारों होंगे CCE अगर याद हो तब आप कर सकते हैं। अच्छा मैं पूछूं आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना होता है। बहुत ही बेसिक सवाल है, पता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ लिख लो, अपनी कॉपी में लिखते जाओ कि क्या क्या कमेंट में पूछ रहे हैं। ये कमेंट में पूछने वाली बातें मैं उसकी भी लिस्ट बन रही है, सारे एक साथ एक ही कमेंट में सारी चीजें लिख देना। तो एसिड सल्फेट सॉइल्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू, किससे बनती है ये बताना है मुझे। पॉज करके आंसर अपनी तरफ से गैस कर लीजिए। आंसर अब मैं रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड बोला है, सल्फाइड मतलब क्या, S-2 है ना। कहते हैं कि मिट्टी के अंदर फेरस के सल्फाइड यानी FeS2 जैसे लोग बैठे होते हैं, जैसे प्यार से हम पायराइट कह देते हैं, फूल्स गोल्ड कह देते हैं, तो इनके अगर ऑक्सीडेशन होंगे, इनको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी मतलब जब मिट्टी के ऊपर पानी हट जाएगा और ऑक्सीजन मिलेगी, तब उस कंडीशन में ऑक्सीजन के कारण ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, सल्फर जो है H2SO4 जैसी कंडीशंस को क्रिएट करेगा। तो यानी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। रिडक्शन ऑफ सल्फेट नहीं कहते हम यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ सल्फेट यानी SO4 का रिडक्शन हो रहा है, ये तो कह रहा है। रिडक्शन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना है ना। वैसे तो समझा जा सकता है, आई थिंक मुझे लगता है ये ऑप्शन भी सही जा सकता है कि भाई रिडक्शन ऑफ सल्फेट कहें। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन निकल गई, लेट से सल्फाइड बन गया है ना, और इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का निकलना, ही हो गया रिडक्शन। तो उसका मतलब सेकंड फर्स्ट ऑप्शन भी एक सही आंसर बन सकता है इसका। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऑप्शन थर्ड हो सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का निकल जाना, एवोल्यूशन हो जाना, ये मेन कारण है। नहीं कारण पूछे ना, देखो स्पेसिफिकली कारण पूछे तो वो ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए, कि बनने का कारण क्या है। बनने का कारण तो मुझे लगता है यही है, ये तो बात की कंडीशन है कि भाई सल्फेट्स जो है वो रिड्यूस होकर सल्फाइड बनाए तो H2S गैस भी बन जाती है ना। प्राइमरी आंसर मुझे लगता है इसका सेकंड ही होना चाहिए, है ना। पहले हम इसको ही सही मान के चलेंगे, H2S बन जाए तो वो निकल भी जाएगी, एवोल्यूशन भी होगा, राइस कल्टीवेशन यूजिंग अमोनियम सल्फास सल्फेट, ऐसा कुछ नहीं। तो आंसर मुझे लगता है सेकंड ही सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे फटाफट से, अपने कॉपी में लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 मुझे पॉज करके अपना आंसर सोच लिया है आपने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज फर्स्ट। मतलब हम ये कहते हैं कि जो फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उनको हम अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं एसिड सोल्यूबल, है ना, या वाटर इनसोल्यूबल, और तीसरा एक कंप्लीटली इनसोल्यूबल बोल देते हैं, है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इस तरह से हम इन्हें बोला समझते हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल वो हैं जिसके अंदर हम जनरली जो फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स देखते हैं, DAP है, SSP है, ये सभी लोग आ जाते हैं, है ना। कैल्शियम मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट्स जो है कैल्शियम मोनोफॉस्फेट्स वो सभी इसमें आ जाते हैं। कैल्शियम डाइफॉस्फेट्स आई थिंक वो जो है वो इनसॉल्युबल वाली रेंज के अंदर आते हैं, है ना। ट्राइफॉस्फेट वाले जो जिसकी बात यहाँ चल रही है, यानी द रॉक फॉस्फेट जिसको बताया, जो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होता है, तो ये एसिडिक कंडीशन में जाकर कहीं क्या होगा, सॉल्युबल होता है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वेरी एसिडिक कंडीशन के लिए ही बेहतर माना जाएगा। तो आपका काम क्या है, आप जाके क्या रिवाइज कर सकते हैं, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को जाके रिवाइज कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं, ताकि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा क्लियरिटी मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक स्लैग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। बच्चा बच्चा जानता है, ये सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट क्या है, बेसिक स्लैग है। चलिए भैया ये बताइए कि दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट उसमें ज्यादा होता है। 5 4 3 2 1 आई एम रिवीलिंग यू द करेक्ट आंसर।
मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर इज फर्स्ट, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। मतलब आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास दिमाग में नॉलेज हो तो, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों होते हैं बेसिक स्लैग के अंदर, है ना, जो हमारे को कंपोजिशन बताया जाता है उसके अंदर फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम तीनों होते हैं। लेकिन प्राइमरी आंसर इसे माना गया है, किसके थ्रू माना गया है, तो ये आरपीएससी का कहूंगा मैं आपको, आरपीएससी यानी एआरओ डबल एआरओ का जो एग्जाम होता है 2000, जो आई थिंक 22 में हुआ था, उस एग्जाम में इसका सही आंसर फॉस्फोरस एंड कैल्शियम माना गया है, तो इस कारण से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्यूची डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ विच गैस, बच्चा बच्चा जानता है, फटाक से आंसर कर दिया होगा आपने अपनी कॉपी में, 7वें का आंसर आपने, मैं जानता हूँ क्या लिखा है, मैं जानता हूँ आपने अपनी कॉपी में 4th आंसर लिखा है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो प्रॉब्लम देखी जाती है एक्यूची। एक्यूची के दो मेन कारण होते हैं, एक तो H2S का ज्यादा होना, दूसरी बात हम क्या कहते हैं, फेरस की डेफिशिएंसी होना, फेरस की डेफिशिएंसी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, लॉग, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, तो इसे हम कहते हैं पीएच। इसमें हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी की जगह अगर हम डाइल्यूट कंडीशन में कंसंट्रेशन बोल दें, तो ये जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट क्या होगी, बोलिए। बिल्कुल सही है आपका जवाब, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, मैं आंसर रिवील कर चुका हूँ, आंसर है फर्स्ट यानी मोल पर लीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिंपल सा सवाल है लेकिन कई बार गलत कर देते हैं लोग, याद रखना है। सोडियम नाइट्रेट इन बेसिक स्लैग डेवलप्ड व्हिच टाइप ऑफ सॉइल रिएक्शन, सोडियम नाइट्रेट है, बेसिक स्लैग है, ये चीजें अगर डालोगे, है ना, NaNO3 अगर आप मिट्टी में डालोगे, आप चाहे KNO3 डालोगे, इस तरह के अगर फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, एसिडिटी क्रिएट करेंगे, एल्कलिनिटी क्रिएट करेंगे, सैलिनिटी क्रिएट करेंगे, या कुछ भी नहीं क्रिएट करेंगे। आई होप अपना आंसर आपने कॉपी में लिख लिया है, आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, आंसर है फर्स्ट, बिल्कुल। अगर हम कहें अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, अमोनियम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो तो क्रिएट करते हैं एसिडिटी, ओके, और जबकि हम बात करें नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, एल्कलिनिटी, यानी पीएच को बढ़ाते हैं, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रशियन नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सोलनचाक और सोलेंट, सोलनचाक और सोलेंट बहुत ही फेमस नाम है, सोलनचाक हम व्हाइट एल्कली सॉइल को कह देते हैं, कि हम कह देते हैं ब्लैक एल्कली सॉइल को, तो इनके नाम किस साइंटिस्ट ने दिए थे, क्या जानते हैं, जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लीजिए, आंसर इज सेकंड, ग्रेडोविच। तीन साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है ग्रेडोविच जिसका आपने जाना अभी, रशियन टर्म्स दी थी उन्होंने, कौन कौन सी, सोलेंचाक और सोलेंट। एक नाम आता है हिलगार्ड, हिलगार्ड ने क्या नाम दिया था, व्हाइट एल्कली सॉइल और ब्लैक एल्कली सॉइल, इस तरह के नाम जो थे वो किसने दिए थे, हिलगार्ड ने दिए थे। तीसरा नाम आता है सिगमॉन्ड का, क्या आता है, सिगमॉन्ड का, सिगमॉन्ड ने क्या दिया था, सिगमॉन्ड ने कहा कि सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, या सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल एल्कली सॉइल और सेलाइन एल्कली सॉइल के नाम से हम इसे कह सकते हैं सेलाइन एल्कली सॉइल, इस तरह के जो नाम दिए थे वो किसने दिए थे, सिगमॉन्ड ने दिए थे। तो आप दिवाकर ये कहना चाहते हो कि तीन साइंटिस्ट का नाम दिमाग में रखना है, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बताइए कि कैटायंस अगर बहुत सारे हैं तो सॉइल कोलॉइड्स पे पहले कौन जाके जुड़ेगा, किसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, इस बात का सीक्वेंस जो है वो आपको बताना है। ऐसे उम्मीद करता हूँ अगर सॉइल साइंस ठीक से पढ़ी है तो ये सवाल बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा आपका, आंसर इज सेकंड। एल्यूमिनियम कहता है मैं सबसे आगे, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद पोटेशियम, और सबसे कम है हमारा सोडियम, सबसे कम है हमारा सोडियम। लेट मी चेक माय माइक, बिल्कुल इट इज वर्किंग, कभी कभी बीच में माइक बंद हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है बाद में। चलो खैर, हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, और साथ में सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऐसे हम कभी कभी लायोट्रॉपिक सीरीज के रूप में भी समझते हैं, ठीक है दिवाकर। एक हॉफमैनस्टर सीरीज भी आती है, आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, है ना, एक तरह से एनायन का भी हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए, जैसे हमने कैटायन का याद किया है वैसे एनायन का भी याद होता है, कि भैया सबसे आगे फॉस्फेट रहता है उसके अंदर, उसके बाद कहीं आई थिंक सल्फेट आता है ना, उसके बाद नाइट्रेट आता है, और उसके बाद क्लोराइड आता है, वो सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए। साथ में यहाँ कभी कभी देखेंगे आप एल्यूमिनियम के बाद हाइड्रोजन को भी दिखाया जा सकता है, क्यों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हल्का होता है, आसानी से कंपाउंड्स के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर आसानी से भाग लेता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम के बाद ज़्यादा बेटर ऑप्शन या चूज किया जा सकता है, मतलब किसके लिए प्रेफरेंस दी जा सकती है, तो
हाइड्रोजन को दी जा सकती है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, कौन सा रिश्ता गलत दिखाया गया है। बाकी सारे सही हैं बिल्कुल, एक कोई है जो गलत है, बताना है कौन सा। आप कहेंगे चंद्रू बना रहे हो आप हमारे को, बिल्कुल हमें समझ आता है कि आंसर इसका नन ऑफ द अबव है ना। ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, इस क्वेश्चन का मकसद ये है आपको याद कराना कि टोटल डिजोल्व सॉल्ट अगर आपको निकालने हैं तो आपको इसी में 640 का गुणा करना होगा। सम ऑफ कैटायन और एनायन निकालने हैं, टोटल आयंस निकालने हैं तो इसी में 10 का गुणा करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो इसी में आपको 0.-0.36 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दिवाकर, 3 फॉर्मूले याद करवाने की कोशिश कर रहे हो, कर लिए हमने। आगे बताइए, आगे हम देखते हैं कि अरे रे क्वेश्चन गलत, आंसर रिवील हो गया। एल्कली सॉइल की प्रॉपर्टीज बतानी है, बिल्कुल इसका आंसर तो आपको पता भी होगा, बच्चा बच्चा जानता है एल्कली सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट। ईसी ऑफ सॉइल सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट लेस देन 4, नहीं रे भैया ये तो सैलाइन सॉइल की बात हो रही है। ईएसपी 15 से ज्यादा, ठीक है। ये पीएच 8.5 से ज्यादा सही है, 8.5 से, अच्छा सॉरी एल्कली सॉइल की बात चल रही है ना, हाँ सॉरी मुझे दिमाग में आएगा सैलाइन सॉइल, चलो कोई बात नहीं, ये सही है। फिर बाद में ईएसपी सही है, पीएच भी ठीक है, और पीएच 8.5 से 10 एल्कली सॉइल बोल दिया ना। एल्केलाइन सॉइल के लिए ये भी याद रखना, ये भी आई थिंक आरपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन कि एल्केलाइन सॉइल जो होती है, अभी शायद रिसेंटली आया था, उसकी पीएच जो है वो क्या बताई जाती है, 8.5 से 10 बताई जाती है। एल्केली सॉइल जो है वो 8.5 से ज्यादा यानी 11 तक भी जा सकती है। एल्केली सॉइल जो है उसके लिए, और स्पेसिफाई जो बुक में करेक्टराइज्ड चीजें हैं वो क्या है, 1 2 3 है, एबीसी ही है, तो आंसर होना चाहिए सेकंड। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अपने कॉपी में लिख लीजिए। डोमिनेंट कैटायंस जो सैलाइन सॉइल के अंदर होते हैं वो क्या है, डोमिनेंट कैटायंस क्या है सैलाइन सॉइल के अंदर। 5 4 3 2 1 आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज सेकंड, यानी ए सी और डी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेशियम नहीं होता है, बिल्कुल सैलाइन सॉइल के अंदर पोटेशियम की कमी देखी जाती है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सैलाइन सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन पोटेशियम आयंस, सैलाइन सॉइल्स हैव लेस सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम देन एनी अदर सॉइल। जब आप क्या इंग्लिश छाड़ रहे हो, इंग्लिश नहीं छाड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पोटेशियम जो है उसके सॉल्ट जो है वो सलाइन सॉल्ट में कम देखे जाते हैं। सोडियम के ज़्यादा देखेंगे आप, कैल्शियम ज़्यादा देखेंगे, मैग्नीशियम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसका कारण ये होना चाहिए कि सलाइन सॉल्ट जिनसे बन रही है, जिनकी विदरिंग से बन रही है, उनसे पोटेशियम जनरली जो है वो अवेलेबिलिटी या अवेलेबल फॉर्म्स में नहीं बनता है ना। और जबकि जो सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जो है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में जो मिट्टी जिस पेरेंट मटेरियल से बन रही है सलाइन सॉल्ट, उस पेरेंट मटेरियल में इनका डोमिनेंस या इनकी प्रेजेंस आसानी से देखी जा सकती है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। खैर इसके अलावा अगर आपको कोई रीजन लगे कि भाई सलाइन सॉइल के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी क्यों होती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे अगर हम बढ़ें तो वो है 15 नंबर क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका सोर्स है। बहुत ही आसान सा सवाल है, डोलोमाइट के अंदर क्या होता है। डोलोमाइट, डोडोमाइट ऐसे याद कराता हूँ, जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और उसके कार्बोनेट है, तो उसे हम बोलते हैं डोलोमाइट, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हो जाएंगे, आंसर विल बी ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि लाइमिंग शुड नॉट बी डन अलोंग विद अमोनिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, लाइमिंग लीड्स टू द वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ऑफ अमोनिया। क्या दोनों बातें सही हैं, क्या एजेशन का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन, क्या रीजन गलत है या एजेशन गलत है, क्या लगता है आपको, अपने कॉपी में इसका आंसर लिख दीजिए। आई होप आपने अपना आंसर जज कर लिया होगा, मुझे पॉज करके अपना आंसर जज कर लिया होगा। आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है सेकंड, नहीं सॉरी फर्स्ट। मतलब हम कहते हैं जब पीएच ज्यादा होती है, पीएच ज्यादा होती है तब अमोनिया के फॉर्म में ज्यादा लॉस होता है, किसका, हमारे फर्टिलाइजर्स का, यानी वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स आप अगर डालेंगे, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स ये H प्लस अगर छोड़ते हैं, है ना, हमने कहा ये एसिडिटी बढ़ाते हैं तो H प्लस छोड़ते हैं, H प्लस छोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हम देख सकते हैं ये अमोनिया के फॉर्म में बाहर आ सकता है। H प्लस क्यों छोड़ सकता है, ऐसे मान लीजिए जब आप कह रहे हैं कि एल्कलाइन कंडीशंस आपने बढ़ाई हैं तो OH कंडीशन ज्यादा होंगी, OH ज्यादा होंगे तो H और OH आपस में मिलने लगेंगे, है ना, OH ज्यादा होंगे तो H प्लस ज्यादा बाहर आएंगे, अमोनिया ज्यादा निकलेगी, अमोनिया ज्यादा निकलेगी तो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस ज्यादा होंगे। तो यानी हम कह रहे हैं कि जब लाइमिंग करोगे यानी आप पीएच को बढ़ाओगे 7 से ज्यादा, तो उस कंडीशन के अंदर वो वोलेटिलाइजेशन लॉसेस को बढ़ावा देगा, जो कि एकदम सही बात है। तो लाइमिंग जो है should not be done along with the ammonium fertilizers. Okay जी, ओके। नेक्स्ट हम 70 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही रूप में करेक्टली मैच्ड नहीं है। किसकी बात चल रही है, आप पहचान चुके होंगे कि ये जिप्सम की जो हमें रिक्वायरमेंट रहती है फील्ड के ऊपर, हाँ क्या जिप्सम रिक्वायरमेंट किसने दी थी, ये याद है आपको, साइंटिस्ट।
आप कहेंगे दिवाकर साइंटिस्ट कितना क्यों पूछ रहे हो बार बार, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना। अभी हमसे एक लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि इलेक्ट्रो आई थिंक इलेक्ट्रो यूटिलाइजेशन प्रोसेस या ऐसा कुछ कुछ था, है ना। अल्ट्राफिकेशन, इलेक्ट्रो अल्ट्राफिकेशन, अल्ट्राफिकेशन ऐसा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऐसा कुछ था, वो किसने दिया था, है ना। नेमेथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आई एम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। मैं आई थिंक मिस कर रहा हूँ इसका कंप्लीट टर्म, इलेक्ट्रो अल्ट्राफिकेशन या ऐसा करके कुछ है, तो वो नेमेथ नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, आप देखेंगे कॉम्पिटेटिव किताबें जो हमारे पास हैं उनके अंदर दी गई हैं, सारे साइंटिस्ट याद रखना जरूरी है। तो जिप्सम रिक्वायरमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था ये बताइएगा। लाइम रिक्वायरमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया था मुझे ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, लाइम रिक्वायरमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया, जिप्सम रिक्वायरमेंट किस साइंटिस्ट ने दिया, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस करेक्टली मैच। आई होप आपने कॉपी में आंसर लिख लिया है, मैं आंसर रिवील करूंगा। आंसर है थर्ड, एलिमेंटल सल्फर। एलिमेंटल सल्फर का 0.63 कैसे पहुंच गया, ये गलत है, 0.19 होना चाहिए इसका, है ना। H2SO4 ठीक है, प्लस वर्ड ठीक है, ये ठीक है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपसे पूछूं सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है या फेरस सल्फेट का होता है, आई थिंक एल्यूमिनियम सल्फेट का, और उसके बाद फेरस सल्फेट का होता है। मुझे भी चेक करने की जरूरत है, मैं भी मिस कर रहा हूँ डाटा, है ना। इसकी आई थिंक 1.62, इसका 1.29, है ना। मैं इंटरचेंज दिमाग में कुछ मिस कर रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा मुझे भी। उसके बाद हम देख सकते हैं फिर इनका नंबर आता है। जिप्सम का तो चलो वैल्यू 1 होती है ना, जिप्सम की वैल्यू 1 होती है। आप कहेंगे कौन सी टेबल की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर जिप्सम की कितनी टन के अंदर वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। कैल्शियम क्लोराइड का आपने याद कर ही लिया है कि भैया कैल्शियम क्लोराइड का 0.85 होता ही है। एक आपको याद रखना है 0.77 यानी प्रेस मड का, प्रेस मड ये भी 0.77 है। ओके, और भी कुछ वैल्यूज होती हैं इसके अंदर। H2SO4 सल्फर के जो भी कंपाउंड है, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 का कितना बताया आपको 0.57। और हम उसके अलावा क्या याद रख सकते हैं, एलिमेंटल सल्फर का मैंने आपको बताया 0.19 जो सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है एल्कली सॉइल को अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो या तो आप जिप्सम डाल दो या सल्फर के कंपाउंड डाल दो, सल्फर के कंपाउंड जैसे कि ये, है ना। आई थिंक एक और भी है कोई वैल्यू जो मैं मिस कर रहा हूँ, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने वो टेबल रिप्रेजेंट हो जाए वीडियो एडिटिंग के रूप में, तो आप उसे देख सकते हैं। फटाफट 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 हाई ESP इन सॉइल लीड्स टू व्हाट। ज्यादा ESP होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी, यानी एल्कली सॉइल की बात चल रही है। आप समझते हैं आंसर, आंसर होगा पुअर इन्फिल्ट्रेशन एंड डिस्पर्जन ऑफ सॉइल पार्टिकल। जब आप कहेंगे मिट्टी में ESP ज्यादा है यानी सोडियम ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है तो डिस्पर्जन करेगा, डिस्पर्जन करेगा तो ये दिक्कतें होंगी। डिस्पर्जन का मतलब समझते हैं, पार्टिकल्स के बीच में एग्रीगेशन नहीं होगा, मतलब जुड़ाव नहीं होगा। जब इस तरह के जुड़ाव नहीं बनेंगे तो मिट्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, अंदर पानी घुसेगा नहीं, डिस्पर्जन होगा सॉइल पार्टिकल में। डिस्पर्जन से जुड़ा ZPC सॉरी जीटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। डिस्पर्जन होता है तो जीटा पोटेंशियल कम होता है, ज्यादा होता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कंसिडर्ड एज सॉल्ट टॉलरेंट एंड सुटेबल फॉर द सलाइन कंडीशन। सलाइन कंडीशन के लिए सबसे बढ़िया सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, बच्चा बच्चा जानता है। आंसर आई होप अपनी कॉपी में लिख लिया है आपने, आंसर इज बार्ले, है ना। बार्ले जो है उसके अंदर एक्सक्लूजन आई थिंक, है ना, इसमें मैग्नीशियम भी आती है, एक्सक्लूजन मैकेनिज्म के जरिए हम देखते हैं इसके अंदर देखा जाता है सॉल्ट टॉलरेंस। एक और हम देखते हैं शुगर बीट, है ना। शुगर बीट जो है उसके अंदर भी देखा जाता है सॉल्ट टॉलरेंस। एक आई थिंक और भी कोई क्रॉप है जिसका है ना, तो और अदर क्रॉप्स का नाम लें तो डेंचा भी है सॉल्ट टॉलरेंट, हमारा डेट पाम है ये भी सॉल्ट टॉलरेंट होता है। तो मैकेनिज्म से जुड़े हुए 3 पॉइंट थे, मैं मिस कर रहा हूँ। एक शुगर बीट का है और बार्ले का तो आपने देख ही लिया, एक शुगर बीट का है और एक और भी कोई क्रॉप है पर्टिकुलर। कोशिश करूंगा एडिटिंग के टाइम पे आपके सामने आ जाए तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, मैं भी रिवाइज करूंगा क्योंकि मैं भी मिस कर रहा हूँ। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको इंस्टीट्यूट्स को मैच करके बताना है। अच्छा, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको अगर आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मतलब वो एक पूरा बड़ा कमेंट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर आप सारे तरह के जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनके जवाब दे पाए, है ना। आते हो तो अच्छी बात, नहीं तो गूगल से देख के बता दीजिएगा, लेकिन लिखिए, ऐसा करेंगे तो आपको परमानेंट चीज़ें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी तो आपको एग्जाम में फॉर श्योर काम आएंगे। इंस्टीट्यूट्स आपको मैच करके दिखाने हैं, फटाफट से इंस्टीट्यूट्स को बताइए। आई होप आपने मैच कर लिया होगा, नो डाउट इसमें कोई गलत नहीं होगा आंसर आपका, मैं जानता हूँ आंसर होगा फर्स्ट। कैसे
सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, ये कहाँ है? ये करनाल में है। बी हम देख सकते हैं ये है सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ होगा, है ना, रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये वाटर कंजर्वेशन का है अल्टीमेटली, वाटर कंजर्वेशन वाला कहाँ है? देहरादून में है भैया। उसके बाद NBSSLUP बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कहाँ है? नागपुर में है। ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ये इंजीनियरिंग का है आई थिंक कुछ, है ना, भोपाल या मध्य प्रदेश में, मुझे भी चेक करना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म, आई थिंक ये कुछ और है, ये सैलिनिटी से रिलेटेड नहीं है शायद, फिर भी चेक करके बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए फटाफट। सोडियम एड्सॉर्प्शन सॉरी SRS यानी रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे ये छोटे मोटे क्वेश्चन को पूछता भी है क्या? यही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। ईमानदारी से अपना आंसर सोचिए क्या होना चाहिए इसका। आई होप आपने सही जवाब सोचा होगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर है सेकंड। बिल्कुल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा दें तो वो क्या बनेगा? RSC यानी रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इसके ऊपर आश्रित, इसके ऊपर आधारित एक सवाल का जवाब आप मुझे बताइए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए फटाफट से। आपको कैल्शियम की वैल्यू दे दी, मैग्नीशियम की वैल्यू दे दी, सोडियम की वैल्यू भी दे दी, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी दे दी, तो बताओ फटाफट से RSC की वैल्यू क्या होगी? RSC अभी हमने सीखा दिवाकर, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को जोड़ना है। कार्बोनेट है 1, बाइकार्बोनेट है 3, उसमें से आपने माइनस करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम को। कैल्शियम कितना है? 2, मैग्नीशियम है 1, अरे भैया 4 माइनस 3 यानी आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1, ये क्या दे दिया आंसर? आंसर आएगा 1। क्यों? रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट हमने कैसे निकाला? अभी देखा हमने, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से माइनस करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। नेक्स्ट हमें पूछा है कि सॉल्ट टॉलरेंट मैकेनिज्म इन बार्ले, अभी हमने बात की थी, है ना, वो क्या हो जाएगी? एक्सक्लूजन हो जाएगी। वेरी गुड। और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन आई थिंक ये होगा शुगर बीट के अंदर, है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल से शुगर बीट में ऐसा होता है ना। नेक्स्ट हम देखें तो वो है जिप्सम इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सॉलिड सॉइल, बिल्कुल सही बात है। रिक्लेमेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी, वो हाइड्रोजन का जोड़ना ऑक्सीजन का निकलना नहीं, कमी, कमी ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम विद द कैल्शियम एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन थ्रू द लीचिंग। क्या लगता है, क्या ये कथन सही है? क्या कथन सही है? बिल्कुल सही है। बहुत इजी सवाल रखे गए हैं आज के इस पूरे सेशन के अंदर, बहुत इजी सारे सवाल हैं, बिल्कुल सारे सवाल एकदम सही है। जिप्सम क्यों ट्रीट करता है? जिप्सम कहता है मेरे पास कैल्शियम है, सॉइल के ऊपर अगर जहाँ सोडियम लगा हुआ है वो सोडियम एक्सचेंज हो जाएगा, तो कैल्शियम लग जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा। तो सोडियम अलग हो जाने को ही हम क्या समझ रहे हैं? मिट्टी का ठीक हो जाना, यानी रिक्लेमेशन के रूप में समझ रहे हैं। अरे बाप रे, फिर से आंसर रिवील हो गया। क्या पूछना चाह रहा था वापस? ये पूछ रहा है न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज की बात चल रही है, वही डोलोमाइट का 108 है, 86 है, कैल्साइट का 179 है, और कैल्साइट CO यानी कैल्साइट मतलब अभी मैंने आपसे पूछा था जो वैल्यू, है ना, याद है आपको? वो 100 है, जबकि इसका 179 है। तो उस हिसाब से अगर हम मैच अरेंज करें तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम देखें, सिर्फ 4 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से इसका आंसर अपने आप जज कर लीजिए। मुझे लगता है इनके आंसर मुझे रिवील नहीं करने चाहिए, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। अगर कोई हार्ड होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे इजी से सवाल है कि हाईली एसिडिक पीएच अगर है तो कौन सा न्यूट्रिएंट टॉक्सिक होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बता दीजिए मुझे आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है लाइम रिक्वायरमेंट टेस्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइम रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। लाइम रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर द सॉइल गिव रिकमेंडेशन टू ब्रिंग अबाउट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द सॉइल पीएच। लाइम लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एसिड सॉइल्स डिपेंड्स मेनली ऑन द विच फैक्टर। लाइम रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लाइम रिक्वायरमेंट को? पहला पूछा है आपसे, रिक्वायर्ड चेंज टू ब्रिंग द, कि आपको चेंज कितना लेके आना है। दूसरा, बफरिंग कैपेसिटी क्या है मिट्टी की। तीसरा, केमिकल कंपोजिशन क्या है लाइमिंग मटेरियल का, हमारा उसका CCE क्या है ना, केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके हिसाब से CCE अलग होगा। उसकी फाइननेस क्या है? क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल आंसर सही समझा होगा आपने, आंसर शुड बी द, बताने की जरूरत नहीं है, थर्ड। बिल्कुल सारे पॉइंट सही हैं, ये हमें याद भी रखनी चाहिए, रिटर्न में कभी लिखने भी पड़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि
इरिगेशन वाटर विद द हाई सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कैन डिटोरिएट द सॉइल स्ट्रक्चर, क्या ये बात सही है? और हाई SAR यानी सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वाटर प्रमोट्स द डिस्पर्जन ऑफ द क्ले पार्टिकल एंड रिड्यूस द सॉइल परमेबिलिटी। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27, 28, 28 का तो मैंने आंसर बता दिया, 27, 29, ओहो नहीं 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे, और 29 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एकदम इजी से, रिमूवल ऑफ लाइम, लाइम नीचे जाके अगर बैठ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? फटाफट से अपना आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। 30 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर फटाफट से लिख दीजिए। जिप्सम कैन बी यूज फॉर द सब सॉइल एसिडिटी, क्या एसिडिटी के लिए काम में ले सकते हैं जिप्सम? है ना, मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सही जवाब ही देंगे मुझे उम्मीद है। तो आंसर मुझे बताइएगा इसका क्या होना चाहिए। और लास्ट 31 नंबर क्वेश्चन, फुर और रे वो किस तरह की सॉइल के नाम है? सेलाइन के नाम है या सेलाइन एल्कली के नाम है, या फिर एल्कली के नाम है? क्या बोलती पब्लिक, है ना? ये आया था अभी, किस कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है ये? SRF 2025 का ये सवाल है। चलिए खैर, इस तरह से आज हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल के भी क्वेश्चन देख लिए। आने वाले सेशंस में हम सॉइल बायोलॉजी को कवर करेंगे। सॉइल बायोलॉजी के बाद सॉइल फर्टिलिटी में घुस जाएंगे, और जाते जाते मतलब एग्जाम पास आ जाए उस वक्त हम पेडोलॉजी पढ़ रहे होंगे, मतलब पेडोलॉजी का रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि पेडोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है जो दिमाग से निकल जाता है, उसे याद रखना ज़्यादा जरूरी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।